मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसी किस्मत किसी भी औरत की होगी और मेरे जैसी किस्मत किसी की होनी भी नहीं चाहिए। मैं अपने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मुझे अपने पापा के दोस्त के बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। पापा के दोस्त का बेटा फ़ौज में था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझे पसंद करता था, लेकिन कभी हमारी आपस में बात नहीं हुई थी। यहाँ तक कि बस एक दूसरे को देखकर कभी हाय हेलो हो जाती थी, वो भी सिर्फ दूर से ही। पर हमारे माँ बाप ने समझ लिया था कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे, मेरी माँ थी, लेकिन मेरे पापा के दोस्त ने मेरी माँ और हमारा साथ नहीं छोड़ा था। उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई थी और हम बच्चों के सिर पर अपना हाथ रखा था। इसलिए हम दोनों के घरों में काफ़ी आना जाना था। जबकि मेरे पापा के दोस्त ज़िंदा थे, लेकिन मेरे पापा के दोस्त की पत्नी ज़िंदा नहीं थी। पापा के दोस्त भी अब बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम विशाल था और उसे फ़ौज में शामिल होने का बहुत शौक़ था और उसने अपनी शौक़ को पूरा भी किया था। हमारे यहाँ का माहौल ही ऐसा था, हर कोई देश पर मर मिटने के लिए तैयार रहता था। जिसको भी मौका मिलता था फ़ौज में भर्ती हो जाया करता था। देश की सेवा करना हम लोग अपना धर्म समझते थे। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग देश की सेवा में शहीद हो चुके थे। मेरा अपना भाई भी देश की सेवा करते करते शहीद हो चुका था। मुझे पापा के दोस्त के बेटे से बहुत मोहब्बत थी। हमारी इस मोहब्बत की खबर हमारे घर वालों को भी लग चुकी थी। हमारी खुशी की खातिर हमारे घर वालों ने हमारा रिश्ता पक्का कर दिया और हमारी शादी भी हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, इतनी खुश कि बता नहीं सकती। जिससे मोहब्बत की वही मुझे मिल गया। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे। बस मुझे एक ही बात का दुख था, विशाल मेरे पास बहुत कम रहता था। हमेशा की तरह विशाल बाहर रहता था, कभी कभी घर आता। घर में उसकी एक ही बहन थी और पापा। मैं हमेशा उसका इंतज़ार करती रहती। होली दिवाली कोई त्यौहार होता तभी वो आता। मैं सबसे खूबसूरत कपड़े पहनती, फिर हम लोग जो समय गुजारते वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता था। पर मेरी खुशी भरी ज़िंदगी में दुख ने डेरे डाल दिए जब हमें पता चला कि विशाल किसी ऑपरेशन पर गया था, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आया। हम सबका कहना था कि विशाल शहीद हो गया सबका कहना था कि विशाल शहीद हो गया है, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली थी। पर उन लोगों का कहना था कि उसकी लाश को तलाश भी नहीं कर सकते, क्योंकि बर्फीले पहाड़ थे और बर्फ़ अपनी जगह से सरक गई थी। अब उसकी लाश तलाश करने के लिए ना जाने कितने टन बर्फ़ अपनी उठानी पड़ेगी, और ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता था। इस तरह की कहानी उस इलाके में पहले भी सुनी जा चुकी थी और मुझसे पहले भी कई औरतें थीं जिनके पति लापता हो गए थे और फिर सारी ज़िंदगी वापस नहीं आए थे। ज़ाहिर है, एक इंसान के ऊपर बर्फ़ का पूरा पहाड़ गिर जाए तो उसकी लाश को भी तलाश करना कितना मुश्किल होता है। भला ये काम कौन करेगा। ये खबर सुनकर तो मेरे ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ ख़त्म हो चुकी थीं। मेरा पति इस दुनिया से चला गया। मेरी शादी को अभी सिर्फ 1.5 साल ही हुआ था। इस 1.5 साल में भी वो सिर्फ 4 बार ही मेरे पास आया था। मेरे लिए सब लोग बहुत दुखी रहते थे, लेकिन मेरा दुख कोई समझ नहीं सकता था। ये दुख सिर्फ मेरा था। विशाल को तलाश करने की बहुत कोशिश की गई, यहाँ तक कि उसके पापा, जो कि बिस्तर पर पड़े हुए थे और हमेशा बीमार रहते थे, अब उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि इतना ही बता दे कि मेरा बेटा मर गया है या नहीं। अगर मर गया है तो हम उसके लिए सब्र कर लेंगे, नहीं तो फिर हम उसका इंतज़ार करेंगे। लेकिन उन लोगों से जब पता किया तो उन्होंने कहा कि वो इस दुनिया में अब नहीं है, क्योंकि अगर वो इस दुनिया में होता तो हमें मिल जाता। और माफ़ी के साथ ये भी कहा कि हम उसकी लाश नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई अपना इस दुनिया से चला जाए तो कितना बड़ा दुख होता है, और फिर आप आखिरी बार उसको देख भी ना पाएँ, ये इससे भी बड़ा दुख होता है। अब मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजरने लगी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अब तेरा उस घर में क्या काम है, तू वापस आ जा। लेकिन मैं अपनी माँ के साथ नहीं गई। मैं अपनी ससुराल में ही रहने लगी। मुझे यहाँ पर रहते हुए 2-2.5 साल हो गए थे। मैं उसके बाप की सेवा करती थी, उसकी बहन के लिए खाना बनाती, घर को संभालती थी। वो लोग भी मेरा बहुत एहसान मानते थे और कहते कि बेटी तुम अपने घर चली जाओ, अगर तुम्हें किसी और से शादी करनी है तो कर लो। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। और फिर इसी तरह करते करते 6 साल गुजर गए। मेरी माँ एक दिन मुझे ज़बरदस्ती गांव की पंचायत के पास ले गईं और ये सारा मामला बताया गया। उन्होंने कहा, बेटी अगर इस तरह का कोई मामला हो कि पति की मौत का पक्का पता ना चले तो 3-4 साल इंतज़ार करने के बाद औरत दूसरी शादी कर सकती है। मेरी माँ ने कहा, तू हमारी इकलौती बेटी है, बेटा तेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुझे हमेशा खुश रखूँगी, तेरी शादी एक अच्छे घर में कराऊँगी। इसलिए तो मैंने तेरी शादी विशाल से कराई थी, क्योंकि तू उससे मोहब्बत करती थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी को उसकी मोहब्बत मिल जाए
और वो अपनी मोहब्बत से दूर ना रहे। लेकिन अब 6 साल से तुझे ऐसी ज़िंदगी गुजारते हुए देख कर मेरे दिल पर क्या गुजरती है तू समझ नहीं सकती, और तेरे बाप की आत्मा भी तड़पती होगी। बस तू अब दूसरी शादी कर ले, विशाल अब नहीं आएगा। अरे पगली, 6 साल हो गए हैं, कोई भला 6 साल के लिए भी जाता है क्या? मेरे दिल में भी ये बात अब बैठने लगी कि अब शायद विशाल अब इस दुनिया में नहीं है। अगर वो इस दुनिया में होता तो वो ज़रूर आ जाता, लेकिन वो नहीं था, इसलिए तो मेरे पास लौट कर नहीं आया। मेरी माँ ने मुझे अपनी कसम दे दी कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। मेरी माँ ने रो रो कर खुद को बिस्तर से लगा लिया और कहा कि इसे मेरी आखिरी इच्छा समझकर ही पूरी कर दे। मैं आयुष को अच्छी तरह जानती थी, अच्छा इंसान था। मेरी माँ ने रिश्ते की बात उससे की तो उसने फ़ौरन हाँ कह दिया, क्योंकि वो विशाल की विधवा को सहारा देना चाहता था। वो विशाल का दोस्त भी था। मैंने उसके बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं था, और आयुष भी जानता था कि मैं विशाल से बहुत मोहब्बत करती थी। क्या ये बेवफाई नहीं थी? मेरी माँ ने कहा कि पागल, ये बेवफाई नहीं है। बेवफाई जिंदा लोगों के साथ होती है, मरे हुए लोगों के साथ भला कौन सी बेवफाई होती है। मैं अभी ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन कोई और चारा भी नहीं था। मेरी माँ कहती थी कि मैं दुनिया से चली जाऊंगी तो तू अकेली रह जाएगी, मेरी आत्मा को भी चैन नहीं मिलेगा। आयुष के साथ मेरी शादी हुई तो पहली रात ही उसने मुझसे कहा था कि मुझे विशाल की मौत का बड़ा दुख है। वो अच्छा इंसान था, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। मैं उसकी जगह पर तो आ गया हूँ, लेकिन जब तक तुम्हारा दिल नहीं मानता तब तक मैं तुमसे दूर रहूँगा, तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। तुम जैसे चाहो इस घर में आज़ाद होकर रह सकती हो। मुझे आयुष की बात बहुत अच्छी लगी थी, और समय इसी तरह से गुजरने लगा। समय के साथ साथ हम दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया और पति पत्नी का रिश्ता बना लिया। मुझे भी एहसास होने लगा था कि अब विशाल कभी वापस नहीं आएगा और मेरी ज़िंदगी आयुष के साथ है। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। आयुष के साथ रहते रहते मुझे पूरा 1 साल होने वाला था। हम लोगों में वैसा ही संबंध बन गया था जैसा मेरा विशाल के साथ था। हम उसी तरह एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगे थे, एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताने लगे, और वो भी मुझसे अपनी सारी बातें बताया करता था कि आज मैंने ऐसा किया, आज इतने ग्राहक आए, आज इतनी कमाई हुई, मैं आगे ये करना चाहता हूँ, मैं घर के लिए कोई अच्छी चीज़ लेना चाहता हूँ। उसने मेरे लिए बहुत सारी ज्वेलरी भी बनवाई थी, क्योंकि हमारी शादी तो ऐसे ही हो गई थी, बहुत सादगी से। पर आयुष ने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कलाइयाँ खाली ना रहे। उसने मेरे लिए सोने की चूड़ियाँ बनवाई थी। उसने कहा था कि इनको हमेशा पहन कर रखना। मुझे ऐसा लगने लगा था कि बस यही ज़िंदगी है, कुछ भी हो जाए इसको अच्छे तरीके से जीना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो ज़िंदगी से दूर रह जाते हैं, या उनके जीने की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए कभी किसी चीज़ की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। इंसान को बनाए इसलिए गया है कि वो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, नई चीज़ों में जाकर वहीं का हो जाता है, नए लोगों के साथ भी रह लेता है। एक लड़की अपनी सारी ज़िंदगी एक घर में गुजारती है, लेकिन सिर्फ अग्नि के समक्ष साथ फेरे लेते ही वो किसी पराए घर को अपना घर समझने लगती है, और अगले ही दिन से वो अब कहना शुरू कर देती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। इंसान को शायद इसी तरह बनाया गया है। मेरे दिल में विशाल अब भी जिंदा था, लेकिन अब मेरा पति आयुष था, और मुझे पता था कि मेरी ज़िंदगी उसी के साथ गुजरनी है। ये ज़िंदगी 4 दिन की है, गुजर जाएगी। एक दिन सुबह सुबह आयुष उठा तो बहुत खुश था। उसने कहा कि आज मेरी सालगिरह है, और आयुष की ये सालगिरह मेरे साथ पहली सालगिरह थी, तो आज के दिन वो बहुत अच्छी तरह से मनाना चाहता था। मैंने कहा, आज के दिन क्या स्पेशल करोगे? तो उसने कहा कि मैं अच्छा सा खाना लेकर आऊँगा, तुम्हें आज खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम वही लाल जोड़ा पहन लेना जो तुमने हमारी शादी के दिन पहना था, लेकिन उस दिन तुम अच्छे से तैयार नहीं हुई थी, इसलिए आज अच्छे से तैयार हो जाना। मैंने कहा कि ठीक है, और जब वो काम पर चला गया तो मैं तैयार होने लगी। आज मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कहीं जाकर मैंने आयुष को अपना पति स्वीकार कर लिया है, और अब मुझे भी उससे मोहब्बत होने लगी है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं थी, बाल खुले हुए थे। मैंने कहा कि आयुष इतनी जल्दी कैसे आ गया? लगता है शायद कोई चीज़ भूल गया हो। जब मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सामने का दृश्य मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। सामने आयुष नहीं बल्कि विशाल खड़ा था। उसकी हालत देखकर लगता था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। ऐसा लग रहा था कि वो कितना बीमार था, या किसी ऐसी जगह पर था जहाँ पर उसे ठीक से खाना नहीं मिलता था। लेकिन मैं उसको फ़ौरन पहचान गई थी। ये तो विशाल ही है। उसकी आंखों से भी आंसू थे, उसकी आंखों में भी आंसू थे। हम दोनों की हालत एक जैसी थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी माँ वहाँ पर नहीं थी। सामने वालों ने मुझे बताया कि तुम आयुष के घर पर मिलोगी।
मैंने विशाल से कहा कि अंदर आ जाओ, अंदर आकर बैठो। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरी हालत अजीब सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई ज़िंदा रहना चाहता है और अब उसके सामने मौत आकर खड़ी हो गई है, जबकि पहले वो मौत मांगता रहा था। विशाल ने मुझे बताया कि मैं बहुत ही बुरे हालात में था। मैं एक छोटे से गांव में फंस गया था, जहां पर लोगों को मेरी भाषा भी नहीं आती थी। मेरी हालत बुरी थी, मेरी ना जाने कितनी हड्डियां टूटी हुई थीं। उन्हीं लोगों ने मेरा इलाज किया। वो कोई जंगली लोग थे और अब वो मुझे वापस नहीं आने देना चाहते थे। उन्होंने मुझे कैद करके रखा हुआ था। उन्हें लगता था कि अगर मैं वहाँ से निकल गया तो उनके रहने की जगह पर सब लोग पहुँच जाएंगे, उनके बारे में जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत ही अजीब थे। सदियों से उनका कबीला घने जंगल के बीच में रह रहा था और फिर मैं भी वहीं पर रहने लगा। एक दिन मौका देखकर मैं वहाँ से भाग निकला और बड़ी मुश्किल से तुम तक पहुँचा हूँ। इसलिए सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हिंदुस्तान की सीमा से निकलकर किसी और ही सीमा में चला गया था और वहाँ से घूमता हुआ खुद को बचाता हुआ वापस भारत आया हूँ। क्योंकि मैं एक फ़ौजी था, मुझे बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। आज विशाल मेरे सामने बैठा था। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो फिर से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं पीछे हट गई। मैंने उसे पानी पिलाया और पूछा, क्या खाओगे? विशाल कहने लगा, जो भी खिलाओगी वो खा लूँगा। मैंने उसके सामने खाना रख दिया। उसने कहा, तुम्हें कब से ये खाना पसंद आने लगा? मैं तो ये सब नहीं खाता और तुम भी तो नहीं खाती थी। जो चीज़ मैं खाता था वही तुम पकाया करती थी। आज तुमने ये क्या पकाया है? वो मुझसे नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, जबकि वो नॉर्मल नहीं था। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। उसके शरीर पर चोटों के निशान भी थे, लेकिन शायद उसे इस बात का सुकून था कि वो घर वापस आ गया है। अब मैं उसे क्या बताती कि अब ये घर उसका था ही नहीं। मैंने उससे कहा, वो बस ऐसे ही बना लिया। खाना खाते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, इधर आकर मेरे पास बैठो। जब मैंने मना किया तो वो अचानक से गुस्सा हो गया। उसने कहा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ इतने सालों बाद और तुम मेरे पास बैठ भी नहीं सकती क्या? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों गैरों की तरह पेश आ रही हो? भूल गई हो मुझे? भुला दिया तुमने मुझे? ये तो याद रखती कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं जो तुम मुझे भूल गई हो। मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा तुम्हारे ऊपर हक है। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम यहाँ इस घर में क्या कर रही हो? अभी वो मुझसे इतने सारे सवाल कर रहा था और मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। और तभी आयुष घर में दाखिल हुआ। उसके हाथों में फूल थे, वो और भी काफ़ी सारी चीज़ें लाया था। उसने मुझे देखा और जब विशाल को देखा तो फूल उसके हाथों से छूटकर गिर गए। विशाल उसके गले लगने लगा और उससे कहा, मेरे दोस्त, मैंने तुझे बहुत याद किया। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। आयुष का व्यवहार भी अब मेरी तरह होने लगा था। थोड़ी देर बाद मेरी माँ भी यहाँ पर आ गई, क्योंकि उनको भी सामने वालों ने बता दिया था कि विशाल पूछता हुआ आया था। वो भी विशाल का सुनकर परेशान हो गई होंगी कि वो कहाँ से आ गया। उसके घर वालों को भी बता दिया गया था। वो सब बहुत खुश थे। वो भी दौड़े दौड़े आयुष के घर चले आए थे। लेकिन जब सबको मेरा ध्यान आया और मेरा मामला विशाल के सामने लाया गया तो आयुष के साथ साथ विशाल के भी कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा, ये मेरी पत्नी है, इसको अपनी पत्नी छोड़कर गया था। मैंने इसको तलाक नहीं दी तो ये किसी और से शादी कैसे कर सकती है? विशाल ने मेरी तरफ देखा और कहा, तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत? बस इतनी ही मोहब्बत थी? मैं कुछ दिनों के लिए गायब क्या हुआ? तुमने किसी और से शादी कर ली और उसके साथ रहने भी लगी। तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, अपना मुंह काला किया है, मेरी इज्जत का सौदा कर दिया तुमने। मेरी पत्नी होते हुए किसी और के साथ शादी कर ली तुमने। बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह की लड़की हो। तुम तो बड़ी मासूम लगती थी। मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, आखिरी सांस तक इंतज़ार करूँगी। तो बस इतना सा इंतज़ार था और ख़त्म हो गया। बस तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई। मैं भी तो इतनी दूर था, बुरे हालातों में था, लेकिन हमेशा तुम्हें याद करता रहा, ये सोचकर कि तुम्हारे पास वापस आऊँगा। और देखो, सीधा तुम्हारे पास वापस आया। अपने घर जाने के बजाय तुम्हारे पास आया। अपने बाप को देखने के बजाय तुम्हें देखने की खुशी थी। और तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरा मान सम्मान सब खत्म कर दिया। मैं ये सब कुछ सोच भी नहीं सकता था। मेरी आंखों में आंसू थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। विशाल चिल्ला चिल्ला कर सबको कह रहा था कि आप सब ने ये सब कैसे होने दिया? ये मेरी पत्नी थी, इसको किसी और से शादी क्यों करने दी? ये तो हमेशा मेरी ही पत्नी रहेगी, क्योंकि मैंने इसके साथ 7 फेरे लिए हैं। आप सबकी मौजूदगी में आप सब गवाह हैं। आप सब लोग ये कैसे कर सकते हैं? ये मेरी पत्नी ही रहेगी, चाहे मैं 10 साल बाद आऊँ, चाहे 15 साल बाद आऊँ। मेरे ससुर ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने समझाया कि अगर पति लंबे समय तक गायब रहे तो पत्नी दूसरी शादी कर सकती है।
इसलिए तुम्हारी पत्नी ने कोई पाप नहीं किया है और ये शादी भी हम सब ने ज़बरदस्ती कह कर करवाई थी। पंचायत ने भी कहा था कि शादी कर सकती है क्योंकि इसने 6 साल तक तुम्हारा इंतज़ार किया था और इतने लंबे समय तक अगर पति ना आए तो पत्नी दूसरी शादी कर सकती है। ये पंचायत का फैसला था। लेकिन विशाल चिल्ला पड़ा कि मैंने इसको तलाक नहीं दी थी, ये किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती है। इतने में बड़े बुजुर्ग आगे बढ़े और कहने लगे, हाँ ये बात तो यहाँ पर सोचने वाली है। अगर पति लंबे समय तक दूर रहे तो पत्नी दूसरी शादी कर सकती है, लेकिन जब 4-5 साल के बाद पति वापस आ जाए तो पत्नी उसी की शादी में आ जाएगी और उसी की पत्नी मानी जाएगी, यानी पहले पति के साथ ही रहेगी और उसके दूसरे पति के साथ उसकी शादी ख़त्म हो जाएगी। और इसका साफ साफ मतलब है कि विशाल अब तुम ही इसके पति हो और आयुष अब तुम्हारा अपनी पत्नी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। तुम अपने मन से अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हो। इस संबंध को ख़त्म करने के लिए किसी भी ज़ोर ज़बरदस्ती की ज़रूरत नहीं है। ये सब सुनते ही विशाल के चेहरे पर सुकून आ गया, लेकिन आयुष के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसकी हालत ख़राब होने लगी। वो कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे किस बात की सज़ा मिली है? मेरे साथ ये सब कुछ क्या हुआ? आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि ऐसा हो सकता है क्योंकि विशाल इसका पहला पति है और ये उसकी ही पत्नी मानी जाएगी। मैं भी हैरान परेशान खड़ी थी। जब मेरी माँ मुझे पंचायत के पास लेकर गई थी तब मुझे भी अधूरी बात ही पता थी। मुझे सारी बातें पता नहीं थी कि अगर बाद में मेरा पति वापस आ गया तो वही मेरा पति रहेगा, आयुष से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। मुझे पूरी बात बताना चाहिए थी, पर मेरी माँ ने उन्हें अपनी बातों में लगा कर बात को घुमा दिया और वो भी शायद बताना भूल गए थे। काश कि उन्होंने उस समय मुझे पूरी बात बताई होती। लेकिन विशाल के वापस आने के कोई आसार तो नहीं थे। सब जानते थे, पूरा गांव जानता था। उसके बाप ने भी मुझे इजाज़त दी थी कि मैं आयुष से शादी कर सकती हूँ। मैंने 6 साल तक उसका इंतज़ार किया। विशाल ने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा, अब तुम मेरी पत्नी हो, मेरे साथ चलो, तुम ये सब कुछ भूल जाओ, मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूँगा। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। मेरी हालत बहुत ही अजीब सी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा पीछे हटी तो विशाल ने कहा, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुमने लोगों की बातें नहीं सुनी कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ? फिर मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? तुम्हें बड़ा शौक था ना कानून का पालन करने का, कि लंबे समय तक दूर रहे तो तुम दूसरी शादी कर सकती हो। अब तुम्हें कानून का पता चल गया ना कि मैं वापस आ गया हूँ, तो मैं ही अब तुम्हारा पति हूँ। अब उस इंसान को अपने दिल से निकाल दो। वो एक सांप है जिसने अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ शादी की। कहने को तो वो मेरा भाई था, मेरा सब कुछ था, मेरे लिए भाइयों से भी बढ़कर था। मैंने उसे कभी गैर नहीं समझा था, हमेशा भाई समझा था। लेकिन उसने जो किया शायद कोई सगा भाई भी अपने भाई के साथ ना करता। उसने मेरे साथ गद्दारी की है। जो लोग हमारे सबसे ज़्यादा करीब होते हैं वही हमें धोखा देते हैं। मैं विशाल के साथ रहने लगी। उसका व्यवहार मेरे साथ कुछ अजीब सा था। वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था क्योंकि वो इतने साल बाद बहुत ही बुरे हालातों के काट कर वापस आया था। मैं सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी तो नर्क बनकर रह गई है। ये सब कुछ मेरी माँ ने किया था। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। अगर वो मुझे मेरे हाल पर छोड़ देती और विशाल वापस आ जाता तो मुझे किसी और से शादी नहीं करनी पड़ती। लेकिन जिस दिन सब कुछ ठीक होने लगा था उसी दिन सब कुछ फिर से ख़राब हो गया। अब मैं क्या कर सकती थी? एक दिन बाहर लड़ाई झगड़ा होने लगा और फिर गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों को बुलाया गया। उन्होंने आयुष को समझाया कि अब तुम इसके साथ आना जाना भी नहीं रख सकते और तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं, तुम चले जाओ। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। आयुष और विशाल आपस में झगड़ रहे थे और तभी अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। विशाल मुझे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे लिए ये बात किसी मुसीबत से कम नहीं थी, जबकि माँ बनना तो हर औरत का सपना होता है। मैं बहुत परेशान हुई थी ये खबर सुनकर। हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी और 2-2.5 महीने से मैं विशाल के साथ रहने लगी थी और डॉक्टर के मुताबिक मेरी प्रेगनेंसी भी 2.5 महीने की ही थी। और इसका मतलब बच्चे का बाप कौन था किसी को पता नहीं था और ये तभी पता चल सकता था जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता। आयुष घर जा आकर विशाल से कहने लगा, तुम्हें अपनी पत्नी को रखना है तो रख लो, मैं दिल पर पत्थर रख लूँगा, लेकिन कम से कम मेरा बच्चा तो मुझे दे दो, मैं अपने बच्चे के सहारे रह लूँगा। विशाल ने कहा, बच्चा भी मेरा है और पत्नी भी मेरी है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तूने मेरे घर में कदम रखा तो, और मेरी पत्नी का नाम भी मत लेना। लेकिन आयुष बार बार मेरा नाम लेने लगा। उन दोनों की लड़ाई अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हाथापाई पर उतर आए थे दोनों। मैं चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। अब मेरे ससुर ने भी मुझे ताने देना शुरू कर दिए और मेरी नंद भी कहने लगी कि तुम्हारे लिए दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं। ये तो एक दूसरे की जान थे, एक दूसरे को ज़रा सा भी दुख नहीं पहुंचा सकते थे और आज कैसे एक दूसरे के लिए दुश्मनों से बढ़कर हो गए हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें ही शौक चढ़ा था शादी करने का।
पहले पति की पत्नी बनकर बैठना था तुम्हें, तो तुम तो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करती थी। डॉक्टर ने कहा था जब तक बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक हम नहीं बता सकते कि इसका बाप कौन है। आयुष ने पहले ही कह दिया था कि बच्चा मेरा है और जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो मैं उसे लेकर चला जाऊंगा। उसने कहा था कि मुझे तुम्हारी भी परवाह नहीं है, बच्चा तुम्हारे बगैर रह लेगा, मैं उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा। और इधर विशाल ने भी अजीब सी बात कर दी। उसने कहा कि जब ये बच्चा पैदा होगा तो हम ये बच्चा उसको दे देंगे, यानी कि दोनों ही सूरत में मुझे मेरे बच्चे से दूर करने की साजिश हो रही थी। अगर मेरी कोख में बच्चा ना होता तो मैं अब तक खुदकुशी कर चुकी होती। मुझे आयुष ने किसी और नंबर से व्हाट्सएप मैसेज किया। उसने कहा कि मुझे अब तुम पर कोई भरोसा नहीं है, मुझे तुम अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं चाहिए, लेकिन अपना बच्चा मैं तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा, ये बात याद रखना। और मैंने विशाल को भी किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था कि वो मेरी पत्नी है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी पत्नी से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अगर उसकी कोख में उस इंसान का बच्चा है तो मैं उस बच्चे को अपने घर में नहीं रहने दूंगा। और फिर आखिर समय आ ही गया कि उस बच्चे को पैदा होना था। उसी समय टेस्ट करके पता लगा सकते थे कि इसका बाप कौन है, लेकिन जब मेरी डिलीवरी का आखिरी समय आया तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। और जब ऑपरेशन करके बच्चे को पैदा किया गया तो डॉक्टर की चीख निकल गई, क्योंकि मेरे बच्चे को पैदाइशी तौर पर एक बहुत बड़ी बीमारी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो इंसान का बच्चा नहीं है, कोई जानवर का बच्चा है। उसकी त्वचा बहुत ही अजीब तरह की थी, जैसे कोई पेड़ की छाल हो। उसको जो देखता उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वो कानों को हाथ लगाने लगता। मेरा क्या दोष था? क्या ये मेरी सज़ा थी? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसकी भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी थी। दरअसल ये तो उन दोनों की सज़ा थी जो ये सब बच्चे के ऊपर अपने स्वाभिमान का खेल खेल रहे थे। कोई मुझसे बच्चा छीन लेना चाहता था तो कोई उसे रखना नहीं चाहता था। रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा आयुष का था, लेकिन अब उसने बच्चे को लेने से मना कर दिया और विशाल ने कहा कि मैं इस बच्चे को नहीं पालूंगा। और फिर आयुष हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया, क्योंकि उसे सिर्फ अपने बच्चे तक ही मुझसे मतलब था। अब उसने एक अजीब से बच्चे को रखने से मना कर दिया था और शहर से ही हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। जब मैंने विशाल से कहा कि मैं इस बच्चे को पालना चाहती हूँ तो उसने कहा कि फिर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तो मैंने कहा तुम भी मुझे छोड़ दो। विशाल ने कहा ताकि तुम अपना वापस आयुष के पास चली जाओ। मैंने कहा तुम तो कभी भी ऐसे इंसान नहीं थे, तुम्हें याद है हमने एक दूसरे से कितनी मोहब्बत की थी। उसने कहा अगर तुम्हें वो मोहब्बत याद होती तो तुम कभी भी उससे शादी नहीं करती, तुम मेरे दिल से उतर गई हो। मैंने कहा कि तुम भी मेरे दिल से उतर गए हो और अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो बेशक तुम मुझे छोड़ सकते हो। विशाल ने मुझे तलाक दे दी और मैं वापस अपनी माँ के घर आ गई थी और अपने बच्चे को पालने लगी। दुनिया मेरे बच्चे के बारे में जो भी बोलती रहे, लेकिन मेरे लिए तो ये मेरी औलाद है, मेरे लिए मेरी जान है, मेरा सबसे प्यारा बेटा है, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगी। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे बच्चों की उम्र ज़्यादा नहीं होती, ये बच्चा कुछ ही समय तक ज़िंदा रह पाएगा, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास रहेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपनी जी जान से अपने बेटे की सेवा और परवरिश करूंगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मेरे पास रहे। मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है। कभी सोचती हूँ कि इसमें मेरी क्या गलती थी जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।